स्ट्रेस, हॉर्मोन्स और फर्टिलिटी, ये तीनों आपस में आखिर कैसे जुड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या रोज़मर्रा का जो तनाव है, जो टेंशन है, वो वाकई बच्चे पैदा करने की कुदरत पर असर डाल सकती है? तो चलिए आज हम साइंस की रोशनी में इस सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी सवाल बिल्कुल यही है जिससे बहुत से लोग जूझ रहे हैं। क्या काम का प्रेशर, माली परेशानी या ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, क्या ये सब हमारे जिस्म की बच्चा पैदा करने की सलाहियत को खामोशी से मुतासिर कर रहा है? इसका सीधा और साफ जवाब है हाँ, साइंस इस बात की तस्दीक करती है। लेकिन एक मिनट ठहरिए, इस बात को जानकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और यही हमारी अगली बात का मरकज़ है। डॉक्टर नैटली क्रॉफर्ड की एक बहुत अच्छी बात है। वो कहती हैं, मैं नहीं चाहती कि लोग स्ट्रेस में होने की वजह से मज़ीद स्ट्रेस लें। और बिल्कुल, इस पूरी गुफ्तगू का मकसद परेशानी बढ़ाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि मकसद उस इल्म को सामने लाना है जिससे कोई भी अपने जिस्म को बेहतर तरीके से समझ सके और उसमें बेहतरी ला सके। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले स्ट्रेस और फर्टिलिटी के लिंक को समझेंगे, फिर जिस्म के दो अहम कमांड सेंटर्स पर नज़र डालेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि स्ट्रेस का निज़ाम तौलीदी निज़ाम में कैसे रुकावट डालता है। फिर साइंसी सबूत देखेंगे और आखिर में कुछ ऐसे अमली इक़दामात पर बात करेंगे जिन्हें शुरू किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस तल्लुक की गहराई से। ऐसे सोचें कि हमारा जिस्म एक हाईटेक मशीन है जो हमेशा अपने अंदर एक आइडियल बैलेंस, या जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, बनाए रखने की कोशिश करती है। हर चीज़ का एक सही मिकदार में होना ज़रूरी है। अब स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेसर कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिस्म के इस कुदरती तवाज़ुन के लिए चैलेंज बनती है, चाहे वो चैलेंज हकीकी हो या सिर्फ महसूस किया गया हो। ये एक छोटा सा इम्तिहान भी हो सकता है या फिर एक मुसलसल मुश्किल नौकरी जैसा मुस्तकिल स्ट्रेस। अब आते हैं जिस्म की असल मशीनरी पर। देखें, हमारे जिस्म में दो अहम कमांड सेंटर्स हैं जो हार्मोनल सिग्नल्स के जरिए काम करते हैं। एक का काम है नस्ल बढ़ाना और दूसरे का काम है खतरे से बचाना। मसला तब होता है जब इन दोनों के सिग्नल्स आपस में टकराने लगते हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि जिस्म में दो पैरेलल हाईवेज चल रही हैं। एक है HPO एक्सिस यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन, ये फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। दूसरी है HPA एक्सिस यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल, ये हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट दिमाग में ही है और ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो फिर सवाल ये है कि स्ट्रेस वाला सिस्टम यानी HPA एक्सिस रिप्रोडक्शन वाले सिस्टम यानी HPO एक्सिस में कैसे मुदाखलत करता है? ये होता कैसे है? देखें, ये पूरा अमल दिमाग से शुरू होता है। जब दिमाग कोई खतरा महसूस करता है तो वो एक हार्मोनल चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ये सिग्नल्स आखिर में हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं और उन्हें कॉर्टिसोल यानी हमारा अहम स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने का हुक्म देते हैं। कॉर्टिसोल ये बुनियादी स्ट्रेस हार्मोन है। इसका काम जिस्म को फौरी एनर्जी के लिए ग्लूकोज फराहम करना है, लेकिन इसके असरात दूर तक जाते हैं, मेटाबॉलिज्म पर, इम्यून सिस्टम पर और यहाँ तक कि सेल्स की नशोनुमा पर भी। असल मसला तब शुरू होता है जब ये स्ट्रेस सिस्टम कभी बंद ही ना हो। जरा सोचें कि जिस्म का इमरजेंसी अलार्म मुसलसल बज रहा है। जब कॉर्टिसोल की सतह हमेशा बुलंद रहती है तो इस अलार्म का शोर रिप्रोडक्शन के बहुत ही नाजुक सिग्नल्स को दबा देता है, जिससे ओव्यूलेशन जैसा अहम अमल मुतासिर हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंस इस ताल्लुक के बारे में क्या सबूत फराहम करती है। क्या ऐसा वाकई होता है? लैब्स में IVF और जानवरों पर की गई स्टडीज़ एक काफ़ी वाज़ेह तस्वीर पेश करती हैं। पता ये चलता है कि जब कोर्टिसोल की सतह ज़्यादा होती है तो 3 अहम मसले सामने आते हैं। एग के फर्टिलाइज होने के इम्कानात कम हो जाते हैं, रहम की दीवार ठीक से तैयार नहीं हो पाती और बच्चे के दीवार से जुड़ने का अमल यानी इम्प्लांटेशन वो भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो लफ्ज़ की बात हुई। असल ज़िंदगी में क्या होता है? एक बहुत अहम स्टडी ने उन जोड़ों पर तहकीक की जो कुदरती तौर पर बच्चे की कोशिश कर रहे थे, और नतीजा काफ़ी हैरानकुन था। नतीजा इसका एक अदद में छुपा है, 2 गुना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिन ख़वातीन के जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स की सतह सबसे ज़्यादा पाई गई,
ان میں حاملہ ہونے کے امکانات 2 گنا کم ہو گئے۔ یہ ایک بہت ہی واضح، بالکل کلیئر سائنسی اشارہ ہے کہ سٹریس صرف ایک احساس نہیں ہے، اس کا جسم پر ایک حقیقی اثر ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم مسئلے کو سمجھ چکے ہیں تو اس کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سٹریس کو مینج کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک مضبوط بنیاد قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اچھی نیند کو اہمیت دینا، اپنی انرجی کی حفاظت کے لیے نہ کہنا سیکھنا اور اپنے دن کو اپنی توانائی کے حساب سے پلان کرنا۔ اور اس بنیاد کے اوپر کچھ ایسی سرگرمیاں اپنانی ہیں جو ایکٹیو طور پر سٹریس کو کم کرتی ہیں۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو سب سے بہتر کام کرے: میڈیٹیشن، اپنے خیالات لکھنا، یوگا، ایکیوپنکچر، ہلکی پھلکی ورزش یا پھر کسی ماہر سے بات کرنا۔ ہر کسی کو روزانہ اس سکون کے سانس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک لمحہ جب جسم سے بوجھ اترتا محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ پل ہے جب کورٹیزول کم ہوتا ہے اور جسم خود کو ریسیٹ کرتا ہے۔ اپنے دن میں اس لمحے کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ تو آخر میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ضروری ہے: آج وہ کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جو اپنے جسم کو دی جا سکتی ہے اس سٹریس کے سائیکل کو توڑنے اور آرام کا سگنل بھیجنے کے لیے؟